ऑटोमेटिक एक्सेल शीट से युक्त यह फॉर्म 16 जिसमें ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू रिजीम के हिसाब से किस प्रकार से हमने फॉर्म 16 को फिल करना है ये सब बताया गया है। एनपीएस वाले किस प्रकार से फॉर्म 16 को फिल करेंगे और ओल्ड पेंशन वाले किस प्रकार से फॉर्म 16 को फिल करेंगे, ये सारी जानकारी है। तो बने रहे अंत तक, वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मैं हूं किशोर बिडालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स को। वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि आकलन वर्ष 2023-24 फॉर्म 16 का यह है पार्ट ए और इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने नेम एंड डेजिग्नेशन में अपना नाम भरना है और नीचे अपना पद नाम भर देना है। जो भी इसमें ग्रे कलर की सेल है आपने सिर्फ उसी को फिल करना है, बाकी सब कुछ ऑटो कैलकुलेट करता रहेगा। पैन नंबर यहाँ पर मैंने डेमो के रूप में पैन नंबर लिखा हुआ है, आप इसमें अपना पैन नंबर लिख देंगे। नीचे है असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, तो यह फॉर्म 16 है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है। और बगल में है कि पीरियड विद द एम्प्लॉयर, कितने पीरियड में आपने इन एम्प्लॉयर के साथ काम किया जो एम्प्लॉयर इस फॉर्म 16 को जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एक ही एम्प्लॉयर के अधीन ये कार्य किया है पूरा वित्तीय वर्ष का, तो हमने यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने एक साल में 2 या 3 जगह किसी के ट्रांसफ़र हुए हो, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 5 महीने कार्य किया हो, तो फिर उनके लिए अलग अलग फॉर्म 16 बनेंगे। लेकिन हमने चूँकि पूरे वित्तीय वर्ष में एक ही जगह कार्य किया है तो इसलिए हमारे लिए एक ही फॉर्म 16 बनेगा। तो यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, तो इसमें जो भी आपका डीडीओ होगा आप उनका नाम और उनका एड्रेस लिख देंगे और यहाँ पर अपने डीडीओ का 10 नंबर लिख देंगे। यानी कि जो विद्यालय वाले तो अपने विद्यालय का 10 नंबर लिख देंगे, लेकिन हमारा विद्यालय चूँकि रमसा के अंतर्गत आता है तो हमारा डीडीओ जो है पौड़ी रमसा ऑफिस में है, इसलिए हमने वहाँ का 10 नंबर लिखा है। अब यहाँ पर है क्वार्टर, यहाँ पे 4 क्वार्टर है। इन 4 क्वार्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे कलर में हमने टीडीएस की डिटेल भरनी है, यानी कि जो हमारी सैलरी से टीडीएस करता है पर मंथ। तो पहले क्वार्टर का मतलब होता है अप्रैल से लेकर जून तक, लेकिन इन अप्रैल से जून तक इन 3 महीनों में 4 महीने की सैलरी आती है, इसलिए हम यहाँ पे 4 महीने का टीडीएस ऐड करेंगे। क्योंकि मार्च की सैलरी भी अप्रैल में आती है तो इसलिए यहाँ पे 4 महीने का हमने यहाँ पे टीडीएस ऐड कर दिया है। तो चूँकि इस फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिनका भी फॉर्म 16 बन रहा है तो पर मंथ 10,000 के हिसाब से टीडीएस पे करते हैं। तो यहाँ पर 4 महीने का 40,000 आ गया, सेकंड क्वार्टर में 3 महीने का 30,000, थर्ड क्वार्टर में भी 3 महीने का 30,000 और अंतिम क्वार्टर में 2 महीने बचे अब यहाँ पे। तो इन 2 महीने का यहाँ पर 10,500, तो उसका टोटल वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये है एनेक्सर ए। एनेक्सर ए क्या कहता है कि यहाँ पर हम सीरियल वाइज, यानी कि मार्च में हमने कितना टीडीएस पे किया, अप्रैल में, मई में, जून में, तो पूरे मंथ वाइज यहाँ पे 1 2 3 4 करके 12 महीनों का यहाँ पे विवरण है। तो हमने ग्रे कलर की जो सेल है टोटल टीडीएस वाला, इसी में हमने यहाँ पे टीडीएस को भरना है टोटल, और ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट यानी कि डिवाइड हो जाएगा 4% एजुकेशन सेस और टीडीएस के रूप में। तो जैसे हमने यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 400 उसका 4% एजुकेशन सेस हो गया और 9,600 टीडीएस हो गया। यदि हम इस अमाउंट को चेंज करते हैं तो यहाँ पर यदि हम 10,000 की जगह में 20,000 करते हैं तो एजुकेशन सेस 400 के बजाय 800 हो जाएगा और टीडीएस भी जो है 19,200 हो गया। तो इस प्रकार से आपने सिर्फ ग्रे कलर वाली सेल को यहाँ पे फिल करते जाना है मंथवार, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से आपने यहाँ पे जितना भी टीडीएस पे किया होगा जिस भी मंथ में, तो आपने उस सीक्वेंस में इसमें लिखते जाना है। उसके बाद यह है एनेक्सर बी। एनेक्सर बी में चालान की डिटेल आती है। मान ली जाए 31 मार्च तक किसी ने अपनी कैलकुलेशन तो कर दी, लेकिन कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हो गई, तो पता चला बाद में 31 मार्च के बाद कि कुछ टैक्स तो पेएबल रह गया, यानी कि जिसे हमने पे करना था, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आएगा। जैसे चालान पे किया, किसी ने चालान द्वारा ऑनलाइन चालान पे किया तो चालान की राशि इसमें टाइप कर देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए 5,000 लिख दिया तो 5,000 ये चालान की राशि लिख दी है, तो उसका यहाँ पे 2 हिस्सों में अपने आप डिवाइड हो जाएगा, वो 4% एजुकेशन सेस और चालान की राशि के रूप में। अब यहाँ पे BSR कोड, तो जब ऑनलाइन आप
चालान पे करोगे तो उसमें आपको BSR कोड मिलेगा 7 डिजिट का, तो उसे आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद जिस डेट पे आपने चालान भरा होगा उस दिन की डेट यहाँ पे आप लिख दोगे। तो ये डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में है, यानी कि किसी ने 8 अप्रैल को अगर चालान लगाया है तो 08/04/2023 यहाँ पर डेट फिल कर देंगे। उसके बाद है चालान सीरियल नंबर। चालान सीरियल नंबर भी आपको उस रिसिप्ट में मिल जाएगा, तो आप इस पर चालान सीरियल नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद लास्ट में येस और नो पे यस कर देंगे। तो ये जो ऊपर की धनराशि थी और जो 5,000 उसका टोटल यहाँ पे आ चुका था 1,10,500। हमने यहाँ पे इसको चेंज करके 2,000 किया तो यहाँ पे 1,12,500 आ गया है। अब हमने वहाँ पे 0 किया तो ये घट करके हो गया 1,10,500। तो जो भी राशि हम वहाँ पे ऊपर टाइप करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी इधर वर्ड में लिखा हुआ है, यानी कि शब्दों में। उसके बाद अब हम यहाँ नीचे चलेंगे, प्लेस में अपने विद्यालय, अपने संस्थान का नाम लिख देंगे। डेट में जिस भी डेट को फॉर्म 16 जारी हो रहा है वो डेट आ जाएगी। और डेजिग्नेशन में उसका डेजिग्नेशन आएगा जो फॉर्म 16 को जारी करता है, यानी कि जो आपके DDO होंगे यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा। और इधर की साइड में, राइट साइड में आप देख सकते हैं फुल नेम में उनका, आपकी यानी कि आपके DDO या प्रिंसिपल का फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अब यह है पार्ट बी। तो यह जो पार्ट बी है में यहाँ पे ग्रोस सैलरी का मतलब इसमें जितने भी भत्ते हैं, चाहे बोनस है, चाहे NPS वाले कर्मचारियों का, गवर्नमेंट का 14% NPS का अंशदान है, जो भी आपकी सैलरी आती है तो ग्रोस सैलरी यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। ग्रे कलर वाली सेल में आप टाइप करेंगे तो राइट साइड की जो वाइट कलर है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फिल होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे लेस अलाउंस टू द एग्जाम अंडर सेक्शन 10, यानी कि अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत जो छूट मिलेंगी उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखे हुए भी। जैसे हमको हिल अलाउंस का 3600 की छूट मिलती है जो पर्वतीय इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पर 3600 यहाँ पे हिल अलाउंस के कट जाएंगे। और नीचे है हैंडीकैप्ड, यानी कि साथ में बॉर्डर अलाउंस है। बॉर्डर अलाउंस यानी कि सीमांत भत्ता। कुछ साथी जो है एकदम बॉर्डर एरिया पे जॉब करते हैं तो उनको 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भत्ता मिलता है, तो पूरा का पूरा 12,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद है हैंडीकैप्ड ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि कुछ साथी विकलांग होते हैं तो उनको आने जाने के लिए वाहन भत्ता मिलता है 5 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो उनको भी 12 महीने का 6,000 यहाँ पर उसका डिडक्शन हमें मिल जाएगा। अब HRA जिनको छूट मिलती होगी वो इस पर टाइप कर देंगे, जिनको नहीं मिलती वो 0 ही रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा है। और नीचे है फिर इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, वो सभी के लिए कॉमन है। ये सभी सैलरीड पर्सन के लिए, सभी के लिए आएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 53,600 रुपये की कुल छूट मिल रही है अंडर सेक्शन 10 और 16 के अंतर्गत। तो जो हमारी ग्रॉस इनकम थी 14,39,473 में से 53,600 घट जाएंगे तो बच गया 13,85,873। उसके बाद नीचे है होम लोन का ब्याज। तो होम लोन का ब्याज 24B में घटता है, तो यहाँ पर अधिकतम 2 लाख ब्याज घट सकता है। और इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर आपने टॉप अप लोन लिया होम लोन के साथ में तो उसमें से भी, उसके ब्याज में से भी आपको 30,000 तक की छूट मिल सकती है, लेकिन दोनों मिलाकर के 2 लाख तक की छूट मिलेगी। इसके बाद हम नीचे चलते हैं सेविंग्स और डिडक्शन वाले कॉलम में 80 CCE, यानी कि जिसमें 80C, 80 CCC और 80 CCD1 इन तीनों का योग कुल मिला के अधिकतम 1.5 लाख होना चाहिए। 1.5 लाख से ज़्यादा भी होगा तो उसमें डिडक्टिबल अमाउंट जो है वो 1.5 लाख ही होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे GPF, PLI, PPF, NSC, यूलिप, ट्यूशन फीस वगैरह ये सब लिखे हैं कॉलम। तो आपके केस में जो भी आपको लागू होगा आप वहाँ पे अमाउंट भरते जाना और लास्ट में सारा का सारा टोटल अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना भी है, तो जो भी आप पे लागू होगा आप उस अमाउंट को इस पर फिल करते जाना। यहाँ पे होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे केस में यहाँ पे 1,04,204 रुपये यहाँ पर टोटल हुआ है। चूँकि 1.5 लाख से कम है इसलिए इसने इतना ले दिया। अब यहाँ पे मैंने 60,000 अलग से एंटर किया तो ये हो गया अब 1,64,204 रुपये। तो अधिकतम यहाँ पे छूट मिलती है हमको 1.5 लाख रुपये की। तो जो मैंने यहाँ पे 60,000 लिखा था अब मैं उस 60,000 को हटा दूँगा यहाँ पर से। तो जैसे मैंने 60,000 को यहाँ पे 0 कर दिया तो ये हो गया 1,04,204 रुपये। तो अभी भी यहाँ पे 1.5 लाख पूरा करने के लिए 45,796 की आवश्यकता है।
तो यहाँ पर 1,21,103 रुपये हमारे NPS का है। तो उस NPS में से 45,796 रुपये 1.5 लाख पूरा करने के लिए उधर जो राइट साइड का एरो उधर चले गए, और जो डाउन साइड का एरो है उसमें से 1,21,103 में से बच गए 75,307। तो 75,307 जो हमारा 80 CCD1B है NPS के कर्मचारियों के लिए, उसमें से अधिकतम 50,000 की छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमें 2 लाख रुपये की छूट मिल गई। अब अगला कॉलम है 80 CCD2, ये है NPS गवर्नमेंट शेयर, कितना 14%। तो ये पूरा का पूरा 14% यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1,69,551 रुपये। तो कुल मिला के 1,50,50,000 और 1,69,000, तो ये हो गया 3,69,551 की हमको यहाँ पर छूट मिलेगी। साथ ही साथ नीचे यहाँ पे दूसरा चैप्टर 6 का B पैरा है, तो इसमें ATD यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे अधिकतम 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है हेल्थ इंश्योरेंस में ATD में। तो हमने 7,800 रुपये यानी कि 7,800 की छूट ली हुई है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं ATDDB, ATDD, अन्य भी कॉलम है ATEA करके। तो जो भी आप पे लागू होगा आप उन्हें यहाँ पे भरते जाएंगे तो वो छूट आपको मिलती जाएगी। तो हमारे केस में हमको केवल यहाँ पे 7,800 रुपये की ही छूट मिल रही है। तो अब ये सब कुछ घटने के बाद हमारे पास टैक्सेबल इनकम बच गई 8,08,520 रुपये। तो ये है नेट टैक्सेबल इनकम। अब इस पर हमारा टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से यहाँ पर 5%, 20% और 30% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन होगी, जो कि यहाँ पे 74,204 रुपये बनता है। अब वो 74,204 रुपये कैसे बना, तो उसका ब्रेकअप इस प्रकार से है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम है 8,08,520। तो उसमें से पहले 2.5 लाख पे 0 टैक्स आया, ठीक है। उसके बाद दूसरे 2.5 लाख पे 5% यानी कि 12,500 टैक्स आया। उसके बाद का जो शेष अमाउंट बचा था उस पर 20% टैक्स आया। तो वो टैक्स हो गया है यहाँ पर 61,704 रुपये। तो ये 61,704 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से 12,500 प्लस 61,704 को यहाँ पे साथ में जोड़ा गया, तो ये हो गया 74,204 रुपये, तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद 2,968 रुपये क्या है, ये 4% एजुकेशन सेस, इसको भी हमने यहाँ पे ब्रेकअप रूप में डाला हुआ है यानी कि टुकड़ों में। तो 1% हेल्थ का सेस है, और 2% एजुकेशन सेस, और 1% सेकेंडरी एवं हायर एजुकेशन सेस है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 4% एजुकेशन सेस में ये आ जाएगा अमाउंट 2,968। तो 2,968 प्लस 74,000 समथिंग जो भी था वो जुड़ करके ये हो गया 77,172। अब हमने जो अब तक पे किया था TDS, जो ऊपर हमने क्वार्टरली उसमें भरा था, तो वो था हमारा 1,10,500 रुपये। तो 1,10,500 रुपये हमने ज़्यादा पे कर दिया है, और जबकि टैक्स आ रहा था हम पर 77,172 रुपये, या राउंड फिगर में 70 रुपये। तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा। तो ये 33,330 रुपये हमने एक्सेस यानी कि ज़्यादा पे किया है। तो ये हमको रिफंड मिलेगा जब हम ITR भरेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आई में यहाँ पे DDO का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे सन और डॉटर ऑफ में यहाँ पे उनके फादर का नाम आ जाएगा, और डेजिग्नेशन में DDO हो गया। तो यहाँ पे ये वो अमाउंट आ जाएगा जो TDS के रूप में पे किया गया है, वो वाला अमाउंट आएगा। और उसी अमाउंट को इधर शब्दों में लिखा गया यानी कि इन वर्ड में लिखा गया है। तो ये घोषणा कौन कर रहा है, वेरीफाई कौन कर रहा है, वेरिफिकेशन DDO कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए DDO के द्वारा घोषणा की जाएगी, तो उनका नाम और उनके फादर का नाम आएगा, और यहाँ पे फुल नेम इत्यादि आ जाएगा। इस प्रकार से फॉर्म 16 एक सिंपल तरीके से यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं उन लोगों के केस में जो GPF वाले हैं, तो उनके लिए भी सेम यही फॉर्म 16 है, लेकिन जहाँ पे NPS वाला 10% इत्यादि केस था वहाँ पे वो 0 करेंगे। तो पार्ट A तो सेम वैसे ही भर दिया जाएगा जैसे हमने पिछला वाला फॉर्म भरा। पार्ट B में भी जो अंतर है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जहाँ पे एरो बने हुए हैं, तो यानी कि NPS वाले जितने कॉलम है यहाँ पे उनके केस में 0 आ जाएगा। बाकी जो ऊपर है GPF इनका 3,60,000 है, तो इसमें अधिकतम छूट इनको 1.5 लाख की मिलनी है, तो वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। तो बाकी सेम टू सेम ये फॉर्म 16 भी वैसे होगा जैसे मैंने अभी पुराना वाला फॉर्म 16 भरा था इससे पहले वाला। बाकी सारे की कैलकुलेशन उसी प्रकार से होगी जैसे कि पिछला फॉर्म 16 अभी आपने देखा। अब इसके बाद बात करते हैं न्यू रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में देखिए जो जो चीज़ें इसमें जितनी भी सेविंग्स डिडक्शन है सब जगह हम नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन कर देंगे, बाकी सेम एज इट इज़ वैसे रहेगा। पार्ट A तो
हर किसी का सेम रहेगा, चाहे वो ओल्ड टैक्स स्लैब वाला है, चाहे न्यू रिजीम वाला है, चाहे वो न्यू पेंशन वाला है, चाहे वो ओल्ड पेंशन वाला है। बात आती है पार्ट बी की। हमने ध्यान देना है इसमें पार्ट बी में, क्योंकि पार्ट ए तो सबका समान रूप से भरा जाएगा, उसमें टीडीएस की डिटेल भरनी है, और जो पार्ट बी है इसमें ग्रॉस सैलरी भर देनी है। ग्रॉस सैलरी भरने के बाद जो भी डिडक्शन या छूट मिलनी थी उनकी जगह पर हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। ये देख सकते हैं, चूँकि धारा 10 के तहत कोई भी छूट नहीं मिलेगी तो इसलिए यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है। ऐसे ही होम लोन के ब्याज के मामले में भी ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा, तो यहाँ पर भी हम इस प्रकार से नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। और उसके बाद 80C चैप्टर 6 का जो पैरा 1 और 2 है वहाँ भी हमको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर भी हम नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। हाँ, एक केस ये है कि यदि आप एनपीएस वाले हैं तो जो गवर्नमेंट का 14% शेयर है जिसको कि पहले ग्रॉस सैलरी में जोड़ा था उस पर ज़रूर छूट मिलेगी, तो सिर्फ आप उसी छूट को ले सकते हो, गवर्नमेंट के शेयर को। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बात चल रही है वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 की। जो नेक्स्ट ईयर है जिसकी घोषणा अभी हुई है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी घटेगा, तो इस समय स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं घटेगा न्यू रिजिम में। तो बाकी सेम चीज़ें वैसी होगी। अब जो इसकी कैलकुलेशन है तो इसकी कैलकुलेशन 5, 10, 15, 20, 25 और 30% के हिसाब से होगी प्रत्येक 2.5 लाख में। पहले 2.5 लाख में 0, दूसरे 2.5 लाख में 5%, अगले 2.5 लाख में 10, अगले 2.5 में 15, अगले 2.5 में। तो उसका भी मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, तो इसके चार्ट को हम यहाँ पर देखते हैं जो टेबल बनी हुई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टेबल है, तो इसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30 के हिसाब से यहाँ पे वो टैक्स कैलकुलेशन करते हुए उसका ब्रेकअप करते हुए यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप पे कितना टैक्स पड़ रहा है। तो यहाँ से वो उस चीज़ को अपने आप इधर उठा करके ले आएगा। यहाँ पर ये टैक्सेबल अमाउंट है 12,69,290। तो 12,69,290 यहाँ पे इस टेबल पे आ जाएगा सबसे ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,69,922 ये टैक्सेबल अमाउंट है। इसमें से केवल 14% गवर्नमेंट शेयर घटा था, बाकी कुछ भी नहीं घटा। अब उसका ये ब्रेकअप हो रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 30 के हिसाब से। तो कुल यहाँ पे टैक्स आ रहा है 1,35,180। तो ये अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के यहाँ पे आपको इस शीट में मिलेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, जीपीएफ वालों को मिलेगा और एनपीएस वालों को मिलेगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।